हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, आज हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। किसी बच्चे ने अगर प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो भाई प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर लेना, ठीक है। हाँ, लास्ट वीडियोस में हमने कवर कर लिए हैं 40 तक के क्वेश्चन। मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं और मैं आपको 40 प्रश्न करा चुकी हूँ, ठीक है। अति लघु भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए भाई, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। राजन की सीरीज़ यहाँ पर चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम के सिद्धांतों को समझाइए, वर्णन करिए। तो वंशानुक्रम क्या होता है? माता पिता से संतानों को जो गुण प्राप्त होते हैं उसी को हम बोलते हैं वंशानुक्रम, या फिर इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेरिडिटी, ठीक है। बाइलिंगुअल में इसलिए समझाती हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, लेकिन आपको इंग्लिश यूज़ नहीं करनी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में पैतृक गुणों का स्थानांतरण ही वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम को आनुवंशिकता भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना ही वंशानुक्रम या आनुवंशिकता है। आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कुछ रिस्पॉन्स तो दीजिए आप लोग। आनुवंशिक लक्षणों का वाहक होते हैं जीन, और जीन डीएनए का एक छोटा सा खंड या टुकड़ा होता है जिसमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित रहती हैं, ठीक है। और वही जो सूचनाएं हैं वो माता पिता से संतानों में जाती हैं। अब देखो हर मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम बोला जाता है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है तो वो कनेक्ट कर ले, इसीलिए मैं बायलिंगुअल आप लोगों को समझाती हूँ, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम में इंग्लिश का यूज़ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सबसे पहला है देखो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर संतानों में। तो ये तो होता है मेल के पास होता है XY और फीमेल के पास होता है XX। क्लियर है सभी को? तो ये XY और XX जो है ये इधर गलत दे रखा है, यहाँ पर XX है, ठीक है। तो यहाँ एक तरफ जो है ये फीमेल का हो गया और एक तरफ हो गया मेल का। जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो ये वाला X और ये वाला X मिल के ये XX बनाता है, और फिर ये वाला X और ये वाला Y मिल के XY बनाता है। इसी तरीके से ये है, ठीक है। ये X और ये X मिल के XX हुआ, और ये X और ये Y मिल के XY हुआ। तो 50% तो पॉसिबिलिटी बनती है कि लड़का होगा और 50% पॉसिबिलिटी बनती है कि लड़की होगी। अगर XX है दोनों ही क्रोमोसोम तो क्या होगी? लड़की। और अगर XY है तो क्या होगा? लड़का होगा, ठीक है। अभी देखो, चूँकि यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो Y क्रोमोसोम है वो सिर्फ़ और सिर्फ मेल के पास ही होता है, फीमेल के पास कभी नहीं होता। तो पूरी तरीके से मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी जो है वो बॉय होगा कि गर्ल होगी। क्लियर है सभी को? हाँ, कुछ रूढ़िवादी तरह के लोग हैं ना समाज में, इसके लिए महिला बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखो XX गुणसूत्र जो है, वेट अ सेकेंड, तो इसमें ये बता रखा है कि 50% पॉसिबिलिटी बनती है लड़का और लड़की होने की, और ये किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है? मेल के क्रोमोसोम पर। क्लियर है? चलिए, मनुष्य में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 22 जोड़ी जो है वो पुरुष और स्त्री में होते हैं, समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है उसमें पुरुष के पास XY होता है और स्त्री में होता है XX, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंशानुक्रम के सिद्धांत। एक तो सबसे पहला है मेंडल का नियम। मेंडल ने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता का नियम दिया था। ग्रेगर जोहान मेंडल इनका पूरा नाम है। उन्होंने आनुवंशिकता के नियम को इस प्रकार समझाया। उन्होंने 3 नियम दिए अपने। सबसे पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 विरोधी लक्षणों का चयन किया। उनको लंबे और बौने पौधे के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया, और जो संकर होते हैं, जो उनकी मतलब न्यू जनरेशन बनी, फिर उससे सारे पौधे ही लंबे प्राप्त हुए, ठीक है।
नेक्स्ट इसका सिद्धांत है वंशानुक्रम का अर्जित गुणों का हस्तांतरण। मैकडूगल, लैंडमार्क और पावलोव ने वंशानुक्रम पर अपने प्रयोग किए। लैंडमार्क ने जिराफ की गर्दन का लंबा होना परिस्थितिवश बताया, अब वह वंशानुक्रम्य हो चुका है। मैकडूगल ने अपने प्रयोग चूहों पर किया। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था और इन्होंने कुत्ते को घंटी के माध्यम से भोजन पर आने की ट्रेनिंग दी और बताया कि धीरे धीरे वंशागति हो गई उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि क्या है? बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को समझाइए। देखो, बुद्धि से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि से तो आपका आना ही आना है 100%। क्लियर है सभी को? चलिए फिर, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है जिसमें ज्ञान के अर्जन की क्षमता होती है। मुनरो के अनुसार बुद्धि जो है वो ज्ञान को अर्जन करने की क्षमता है। रायबर्ड ने डेफिनेशन दी है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों की प्राप्ति करने की क्षमता देती है। अब देखो, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं। सबसे पहला है हमारा एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड बिने ने, इनका पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने, और इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन और स्टर्न ने किया। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो बुद्धि मानसिक कार्य को संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा द्विकारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन साहब जी। ठीक है, उनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। एक तो होता है जनरल फैक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है विशिष्ट फैक्टर, जिसको उन्होंने एस और जी से डिनोट किया। जी से जनरल फैक्टर, एस से होता है स्पेशल फैक्टर। ठीक है, उन्होंने दो फैक्टर बताए कि ये होते हैं मनुष्य में। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य मानसिक योग्यता के अलावा कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। तो इन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति जितने ही क्षेत्रों या विषयों में कुशल होता है उसमें उतनी ही विशिष्ट योग्यताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट है फिर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। ये दिया था थॉर्नडाइक ने। कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, या फिर थॉर्नडाइक का बुद्धि के सिद्धांत का नाम लिखिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है वो कई तत्वों का समूह होता है। प्रत्येक तत्व में कई सूक्ष्म तत्व निहित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिदर्श का सिद्धांत। ये दिया था थॉमसन ने। ठीक है, हाँ जी, थॉमसन ने दिया था। और प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। कोई विशिष्ट परीक्षण अथवा वेट अ सेकेंड, कोई विशिष्ट परीक्षण अथवा विद्यालय संबंधी क्रिया से उसमें से कुछ तत्व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक परीक्षाओं में एक ही प्रकार के तत्व दिखाई दें, तब उनमें एक सामान्य तत्व की विद्यमानता मानी जाती है। नेक्स्ट है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। ये दी थी थर्स्टन ने। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने कहा था कि जो समस्त प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते। ठीक है, जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में समान नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्होंने इस चीज़ को ग्रुप तत्व की संज्ञा दी। नेक्स्ट है गिलफोर्ड का सिद्धांत। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेपी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों और कारकों को प्रकाश में लाने का एक प्रतिमान विकसित किया। ठीक है भाई, बुद्धि के सभी सिद्धांत आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और टेट सी टेट में, यूपी टेट में भी आपके जो है भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एस टेट में भी इवन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेते हैं अपने टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी टेट एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत, हाँ, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को समझाइए। जितने भी सिद्धांत है, पावलोव का है, स्किनर का है, कोहलर है, ब्रूनर है, ठीक है, सारे ही आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्किनर की क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सेकंड नेम भी पूछा जाता है। स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो कबूतर पर और सफ़ेद चूहों पर किया। ठीक है, कुत्ते पर किया था पावलोव ने।
स्किनर ने अपने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन सफ़ेद चूहों पर एक प्रयोग करके किया। उन्होंने क्या किया, एक बक्सा लिया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। इस बॉक्स में उन्होंने एक छोटा सा मार्ग था, मतलब एक लेवर था या चटकनी जो होती है खोलने की वो थी, जिसका संबंध एक प्याली से था। लेवर को दबने से खट की आवाज़ होती थी और उस प्याली में खाने का टुकड़ा आ जाता था। तो चूहा जब इस मार्ग में छोड़ा जाता है तो लीवर पर उसका पैर पड़ने से खट की आवाज़ होती है और आवाज़ को सुनकर वो उसकी ओर बढ़ता है और जिससे प्याले के अंदर रखा हुआ टुकड़ा उसको मिल जाता है। तो वह खाना जो है उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य करता है। पुनर्बलन होता है रिइंफोर्समेंट, ठीक है। हाँ, तो पुनर्बलन का कार्य करता है। बक्से में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि उसने अन्य किसी प्रकार का शोर नहीं, हाँ, उसमें किसी और प्रकार का शोर नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की आवाज़ आती थी, उस चटकनी दबने की, ठीक है। अब इस क्रिया को बार बार दोहराया गया तो खाना जो है वो चूहे के लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। तो इस क्रिया में चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो चटकनी खोलना सीख गया, ठीक है। तो स्किनर के जो अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक महत्व है वो क्या है कि इसके आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के, ठीक है, जिससे अधिगम शीघ्र और प्रभावकारी हो सकता है। ये तो ऑब्वियस है कि जैसे बहुत सारा सिलेबस है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सही से कवर कर सकते हैं टाइमली। नेक्स्ट है फिर इस सिद्धांत का प्रयोग अधिगम, अभिक्रमित अधिगम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के व्यवहार को वांछित रूप और दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 44, वाइगॉस्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी सिद्धांत हैं आपके बाल विकास में जो मैंने बताया, स्किनर है, ठीक है, पावलोव है और आपका कोहलर है, ब्रूनर है, ठीक है, वाइगॉस्की है, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनसे यहाँ पर भी टेट में भी सुपर टेट में भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको बिल्कुल क्लियर करके चल रहे हैं। चलिए फिर बताती हूँ मैं आपको वाइगॉस्की का सिद्धांत। अब देखो, वाइगॉस्की साहब कहाँ के थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे ये, ठीक है। इन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बालक के प्रत्येक विकास में उसके समाज की विशेष भूमिका होती है। उन्होंने बताया कि समाज में अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन होता है जब उसका, तो उसके फलस्वरूप भी बच्चे में विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी तरह का होगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, मतलब समाज में जिस तरह की सुविधाएं बच्चे को उपलब्ध होंगी उसका विकास भी उसी तरह का होगा। बिल्कुल क्लियर है ये तो, है ना। अगर अच्छे एनवायरनमेंट में वो पले बढ़ेगा, उसके आसपास का जो इंटरेक्शन है वो अच्छे लोगों से है, तो उसका विकास भी उसी तरह का होगा। यदि उसे उचित प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो इससे उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जन्म के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से बहुत दूर होता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना शुरू कर देते हैं और उनके सामाजिक विकास का दायरा भी बढ़ने लगता है और किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना जो है वो तीव्र हो जाती है। तो इस आयु में अधिकतर किशोर किशोरियाँ जो है वो अपने वयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य होते हैं, है ना। वो अपने पीयर ग्रुप के प्रति बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं इस तरह के बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रगतिशील शिक्षा क्या है? जॉन डीवी की है ये, ठीक है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। प्रगतिशील शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि जॉन डीवी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा का संप्रत्यय किसने दिया है? तो वो दिया है आपका जॉन डीवी ने। देखो, इनके अनुसार शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा बालकों की शक्तियों का विकास होता है। क्लियर है? और प्रगतिशील शिक्षा ये बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, बल्कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य से ऐसा वातावरण हमें निर्मित करना चाहिए जिससे प्रत्येक बालक का सामाजिक विकास का पर्याप्त अवसर मिल सके, ठीक है। हाँ, उसका सोशल डेवलपमेंट हो सके। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यावहारिक करने पर जोर दिया जाता है। जॉन डीवी के प्रगतिशील
शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में 2 तत्वों को महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहला तो है रुचि और दूसरा है प्रयास। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को बालक की स्वाभाविक रुचियों को समझकर उसके लिए उपयोगी कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए और बालकों को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर देना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षा पद्धति संबंधी स्वयं कार्यक्रम के विचारों के आधार पर प्रोजेक्ट प्रणाली का जन्म हुआ। इसके अंतर्गत बालक को ऐसे कार्य करने के लिए दिए जाने चाहिए जिनसे उनमें स्फूर्ति, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और मौलिकता का विकास हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों में शिक्षा के माध्यम से प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना है। क्लियर है भाई सभी को? चलिए फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के साथ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अभी क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका कोर्स कवर करके, और हमारा एसएसटी का भी कोर्स होने वाला है, और साइंस सब्जेक्ट में भी हम पीक तक ही पहुँच चुके हैं लगभग। ठीक है, वो भी हमारा कवर होने वाला है। तो फिर हम बाकी के जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, उनकी भी क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।